दोस्तों, एक ऐसा राजनेता जो एक तरफ जनता को डराता है आंकड़ों के जाल से, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के विद्रोहियों को चुपचाप लौटा लाता है और फिर एक विशाल सभा में उतरता है चुनावी जंग जीतने को। अमित शाह का यह बिहार दौरा सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के उस मोड़ की निशानी है जहां सच्चाई की बजाय ध्रुवीकरण और आंतरिक संतुलन ही मुख्य हथियार बन जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के इस दौर में शाह का यह त्रिकोणीय खेल, गलत आंकड़ों का प्रचार, बागियों का मनावना और बक्सर की विशाल रैली न सिर्फ एनडीए की ताकत दिखाता है, बल्कि विपक्ष को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है। क्या यह लोकतंत्र की जीत है या सिर्फ सत्ता की चालाकी? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति का आईना है। मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के उन आलसी एंकरों की तरह आलसू ना करें, लाइक बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि भारत के किस शहर या राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। हां, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें कभी नहीं बदलती। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, अमित शाह के बिहार अभियान की इन तीनों परतों पर जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जैसे सांप की लटकन। अमित शाह का नाम तो आप सब जानते ही हैं। वो भाजपा के वो रणनीतिकार हैं जिन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन बिहार में जहां नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की राजनीति हमेशा संवेदनशील रही है, शाह का रोल अब और भी गहरा हो गया है। कल्पना कीजिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, जब टिकट वितरण की आग से भाजपा के कई नेता जल रहे थे, शाह एक ही यात्रा में पटना पहुंचे और विद्रोहियों को लौटा लाए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शशीर कुमार, जो पटना साहिब से स्वतंत्र उम्मीदवार बन चुके थे, अनिकेत कुमार, जो गोपालगंज से बागी हो गए थे, अमरेंद्र पांडे, जो बक्सर से नक्सली जैसे बयान दे रहे थे, और प्रीति शेखर, जो भागलपुर से मैदान में उतरने को तैयार थीं, सभी को शाह ने मनाया। यह सिर्फ व्यक्तिगत मुलाकातें नहीं थीं, बल्कि पार्टी की एकजुटता का संदेश था। शशीर ने कहा कि वे पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे और अमरेंद्र ने अपनी भावनात्मक निकटता का हवाला देकर नाम वापस ले लिया। यह घटना एनडीए को बड़ी राहत देती है, क्योंकि अगर ये बागी स्वतंत्र लड़े होते तो वोटों का बंटवारा विपक्ष को फायदा पहुंचा सकता था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह लोकतंत्र में उम्मीदवारों की निष्ठा है या सिर्फ सत्ता की मजबूरी? शाह की यह चालाकी बिहार की राजनीति को याद दिलाती है, जब 2005 में रामविलास पासवान ने एनडीए छोड़ा था और नीतीश को अकेले लड़ना पड़ा था। आज शाह नीतीश के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए यह सब कर रहे हैं ताकि आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी गठबंधन को कमजोर किया जा सके। अब बात करते हैं उस विवादास्पद बयान की जिसने पूरे चुनावी माहौल को ध्रुवीकृत कर दिया। 10 अक्टूबर को गृह मंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया पोस्ट में शाह ने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू आबादी का हिस्सा घट रहा है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। खासकर 2001 से 2011 के बीच हिंदू वृद्धि दर 16.8% रही, जबकि मुस्लिम की 24.6%। और इसका कारण बताया घुसपैठिए। अल्ट न्यूज की जांच से साफ होता है कि यह दावा भ्रामक है। हां, मुस्लिम आबादी का प्रतिशत एक 14.2 तक पहुंच गया है, लेकिन वृद्धि दरें दोनों ही समुदायों में गिर रही हैं, मुस्लिमों की तो हिंदुओं से तेजी से। एक 991 से 2001 के बीच मुस्लिम वृद्धि 28.4% थी, जो 2001 से 2011 में घटकर 24.7 रह गई। हिंदुओं की भी गिरावट आई, लेकिन धीमी। प्यू रिसर्च सेंटर की 2021 रिपोर्ट कहती है कि विभाजन के बाद से यह बदलाव मामूली है। फिर घुसपैठ का हवाला क्यों? असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 60 और 70 के दशक में चक्रवात या हिंदू प्रवास के कारण अस्थायी उछाल आया, लेकिन वो घुसपैठ नहीं था। यह बयान बिहार चुनावों के संदर्भ में आया, जहां भाजपा घुसपैठिए शब्द से मुस्लिमों को निशाना बना रही है हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए। याद कीजिए, 2013 में भी शाह ने असम में इसी तरह के बयान दिए थे, जो अदालतों में पहुंचे। यह रणनीति विपक्ष को कमजोर करती है, क्योंकि आरजेडी जैसे दल इसे सांप्रदायिक बताकर जवाब देते हैं, लेकिन जनता में डर फैल जाता है। क्या यह लोकतंत्र है या विभाजन की राजनीति? यह सब बक्सर की आगामी रैली से जुड़ता है, जो शाह का अगला बड़ा कदम है। अमर उजाला के अनुसार कल यानी 24 अक्टूबर को बक्सर के किले मैदान पर विशाल चुनावी सभा होगी। शाह हेलीकॉप्टर से आईटीआई ग्राउंड पर उतरेंगे और फिर चारों निर्वाचन क्षेत्रों बक्सर, राजपुर, डुमरांव, ब्रह्मपुर के एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बक्सर से भाजपा के आनंद मिश्रा, राजपुर से जेडीयू के संतोष निराला, डुमरांव से राहुल सिंह और ब्रह्मपुर से एलजेपी के हुलास पांडे, ये सभी शाह की सभा में फायदा उठाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन ने कहा कि तैयारी जोरों पर है
और एनडीए के सभी दल भाजपा, जेडीयू, एलजेपी मिलकर भीड़ जुटा रहे हैं। यह पहली बड़ी सभा है बक्सर में जो जिले की राजनीति को हलचल देगी। लेकिन क्यों बक्सर? क्योंकि यहां बागी अमरेंद्र पांडे को शाह ने खुद मनाया था और अब वही मंच से एकजुटता दिखाएंगे। यह रैली सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि शाह के ट्रबल शूटर रोल का प्रमाण है। ऐतिहासिक रूप से बक्सर का किला मैदान स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है, लेकिन आज यह चुनावी जंग का मैदान बनेगा। एनडीए की यह रणनीति विपक्ष को चुनौती देती है, जहां तेजस्वी यादव जैसे नेता सांप्रदायिक बयानों पर हमला बोल रहे हैं। अब गहराई में उतरते हैं, ये घटनाएं भारतीय राजनीति के लिए क्या मतलब रखती हैं। शाह का बयान, जो अल्ट न्यूज ने भ्रामक साबित किया, साफ दिखाता है कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को चुनावी हथियार बना रही है। बिहार में, जहां मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी का आधार है, यह बयान विपक्ष को बांटने का प्रयास है। याद कीजिए 2020 के बिहार चुनावों में भी सीए एनआरसी का मुद्दा चला था, जिससे एनडीए को फायदा हुआ। लेकिन अब जब जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई, ये आंकड़े पुराने हो चुके हैं। एनएफएचएस सर्वे से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर घट रही है 2.36, जबकि हिंदू की 1.94। यह गैप सिकुड़ रहा है। लेकिन शाह का फोकस सिर्फ घुसपैठ पर है, जो असम के एनआरसी डेटा से भी मेल नहीं खाता। राजनीतिक निहितार्थ यह कि सत्ताधारी दल विपक्ष को कमजोर करने के लिए डर का माहौल बनाता है, जबकि असल मुद्दे बेरोजगारी, बाढ़, विकास पीछे छूट जाते हैं। विपक्ष, खासकर महागठबंधन को जवाब देना होगा, लेकिन अगर वे सिर्फ आलोचना करेंगे तो जनता शाह की एकजुट एनडीए इमेज की ओर मुड़ेगी। शाह का विद्रोहियों को मनाना भाजपा की आंतरिक ताकत दिखाता है। नवभारत टाइम्स बताता है कि यह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, शाह ने गुजरात से उत्तर प्रदेश तक ऐसे संकट सुलझाए हैं। लेकिन बिहार में, जहां जेडीयू के साथ गठबंधन नाजुक है, यह कदम नीतीश को मजबूत संदेश देता है। अगर बागी लड़े होते तो गोपालगंज जैसे सीटों पर वोट स्प्लिट हो जाता, जो यादव बाहुल्य क्षेत्र हैं। शाह ने भावनाओं का सहारा लिया, कुसुम देवी ने बेटे अनिकेत को मनाया, प्रीति शेखर ने नेतृत्व का सम्मान किया। यह रणनीति सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि विपक्ष में भी बगावतें होती हैं, लेकिन आरजेडी जैसी पार्टियां उन्हें दबाती हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधनों की रही। 2005 में पासवान का अलग होना, 2010 में नीतीश का यूपीए से ब्रेक, आज शाह इसे रोक रहे हैं ताकि एनडीए 200 सीटों का लक्ष्य हासिल करे। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह लोकतंत्र में उम्मीदवारों की आजादी दबाना नहीं है? विपक्ष को इससे सीखना चाहिए, अपनी एकजुटता मजबूत करें, वरना शाह जैसे रणनीतिकार सब कुछ बदल देंगे। बक्सर रैली इस पूरे चक्र का चरम है। अमर उजाला की रिपोर्ट से साफ है कि प्रशासनिक तैयारी पूरी है। एसडीएम अविनाश कुमार और एसडीपीओ गौरव पांडे ने पंडाल चेक किया। यह सभा 4 उम्मीदवारों को बूस्ट देगी, खासकर आनंद मिश्रा को, जो बक्सर से भाजपा के चेहरे हैं। बक्सर जिला, जो ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता का प्रतीक है, सन 57 की क्रांति की यादें, अब चुनावी उत्साह से भरा होगा। शाह यहां घुसपैठ के मुद्दे को दोहरा सकते हैं, विद्रोहियों की एकजुटता दिखा सकते हैं और विकास के वादे कर सकते हैं। एनडीए की यह रणनीति बिहार के ग्रामीण इलाकों को टारगेट करती है, जहां जेडीयू का आधार है। विपक्ष के लिए खतरा यह है कि तेजस्वी अगर काउंटर रैली करें तो सांप्रदायिक बहस हो जाएगी, जो शाह को फायदा पहुंचाएगी। सत्ताधारी दल के लिए यह जीत का संकेत है, लेकिन लंबे में अगर आंकड़ों की गलतियां उजागर होती रहीं तो विश्वास टूटेगा। दोस्तों, ये तीनों घटनाएं, भ्रामक बयान, बागियों का मनावना, बक्सर रैली, अमित शाह की बिहार रणनीति का आईना है। ये दिखाती हैं कि भाजपा सत्ता कैसे बचाती है, डर से, एकजुटता से और बड़े मंचों से। विपक्ष को जागना होगा, सच्चे मुद्दों पर लौटना होगा। भारतीय लोकतंत्र में यह मोड़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के नतीजे पूरे देश को प्रभावित करेंगे। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताएं, क्या शाह की ये चालें कामयाब होंगी? वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली अपडेट के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद।